हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की जो क्लास स्टार्ट की थी, यानी जो आपका एमपीपीएससी का नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट 6, 7, 8, 10 यानी आपके सभी टॉपिक की यहाँ पर योजनाएँ हम कवर करेंगे, जिसकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था जो हमारी राज्य सरकार यानी जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी आई थी, उनको हमने पूरी डिटेल के साथ कवर किया। उसी तरह से आज हम जो हमारी भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो योजनाएं आई हैं, मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं, आज हम इनको कवर करेंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। सॉरी। चलिए हम सबसे पहले देते हैं भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं। मतलब भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। कौन सी योजना की? उज्ज्वला योजना की। तो जो आपकी उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो आपकी उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2016 से, और ये आपकी संपूर्ण भारत में है। संपूर्ण भारत में 1 मई 2016 से इसका प्रारंभ किया गया। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें, किस उद्देश्य से इसको लाया गया है, तो आपको याद रखना है महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ खाना पकाने के लिए एक इधर स्वस्थ आएगा, स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराना है। देखिए, मेरे पास कोई टीम तो है नहीं आप लोगों के लिए डेटा लाने के लिए या क्लास के लिए। मैं स्वयं आपके लिए पीडीएफ तैयार करती हूँ, या जो वाइट बोर्ड पर पढ़ाती हूँ तो उसके लिए खुद ही क्लास बनाती हूँ, इसलिए आपको थोड़ी कम क्लासेस मिल पाती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य साफ है, ऐसे बच्चों को हमसे जोड़ना है जिन्हें आपको जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है उनका जो खर्च नहीं उठा पाते हैं, या जो किसी भी परेशानी की वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो हम बस उन्हीं के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा हमने प्रयास किया है। तो हम आपसे एक छोटा सा सहयोग भी चाहते हैं। जब भी आप ये क्लास देखें तो प्लीज़ इस क्लास को अपनी स्टोरी में, अपने स्टेटस पर ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे आपके सभी लोगों के पास हमारी क्लास पहुंच पाए, हमारा डाटा पहुंच पाए। थैंक यू। अब इससे ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। तो थोड़ी बहुत अगर मिसप्रिंट हो जाता है तो उससे आप काम चला लिया करिए, परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर उद्देश्य क्या था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा एवं खाना पकाने के लिए एक स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराना था। मतलब जो आपने देखा होगा, शहरों में तो इतनी परेशानी नहीं जाती थी, लेकिन जो गांव में हमारी महिलाएं चूल्हे पर खाना पकाती थी तो वो स्वादिष्ट तो लगता था, लेकिन इसकी वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो बस वही इनको दूर करने के लिए यहाँ पर उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इसमें क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी के लाखों लोगों के भी स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को क्या था, रोकना था, जो हमने अभी आपको बताया। वित्तीय सहायता, क्या वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है, तो आपको याद रखना है यह योजना पात्र बीपीएल परिवारों को, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनके परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत जो भी आपका एलपीजी सिलेंडर लेता है या सिलेंडर जो भी लेता है, उसको 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है हमारे बीपीएल परिवारों को। आपको याद रखना है इस योजना के तहत कनेक्शनों को परिवार के महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाएगा। मतलब जो भी आपकी महिला, आपके घर की जो भी महिला मुखिया होगी, उसको क्या होगा, इसके नाम से ही इसको क्या होगा, योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा। इसी के तहत आपको याद रखना है मुखिया के नाम पर ही क्या किया जाता है, यहाँ पर कनेक्शन दिया जाता है। सरकार ईएमआई की सुविधा भी इसमें प्रदान करती है। आपको याद रखना है जो ईएमआई की सुविधा है वो भी इसके तहत सरकार क्या करती है, प्रदान करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको इसके तहत क्या याद रखना है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
जो इसकी नोडल एजेंसी है तो वो आपको याद रखनी है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। मतलब आपके क्वेश्चन में एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाए, उज्ज्वला योजना किसके तहत शुरू की गई थी, किस विभाग की, या इसकी नोडल एजेंसी क्या है, तो आप बता सकते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसका लक्ष्य क्या रखा गया, तो इस योजना के तहत 20 मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम उज्ज्वला 2.0। जो आपकी उज्ज्वला 2.0 कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उज्ज्वला सखी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। किसके बारे में, उज्ज्वला सखी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जो कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजना लाई गई थी। क्या तो आज हम उसी के आगे देखते हैं उज्ज्वला 2.0 क्या है। तो आपको याद रखना है जो उज्ज्वला 2.0 है ये वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में पात्र परिवारों को 31 मार्च 2022 तक अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान रखा गया था। यानी पहले जब इस योजना को शुरुआत की गई थी तब इसका जो टारगेट रखा गया था वो 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था मार्च 2020 तक। लेकिन फिर इसके बाद उज्ज्वला 2.0 आती है जिसमें 31 मार्च 2022 तक 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अतिरिक्त इसमें क्या करना था, जारी करने का प्रावधान रखा गया था, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें जो यह लक्ष्य है, यह लक्ष्य जनवरी 2022 में ही क्या हो गया था, हासिल कर लिया गया था। यानी इसको रखा तो गया था 31 मार्च तक के लिए, लेकिन इसको क्या कर लिया गया था, जनवरी तक ही, मतलब इसमें इसको हासिल कर लिया गया था। मतलब इसको जो डेट रखी गई थी उसके पहले ही इसको हासिल कर लिया था। इसके बाद जो आपकी उज्ज्वला 2.0 है इसके तहत अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे ओएमसी ने 31 दिसंबर 2022 तक 16 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करके हासिल कर लिया। यानी सिर्फ देखो इतना लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जैसे ही वर्ष समाप्ति हुई उस वर्ष की समाप्ति तक यानी 31 दिसंबर 2022 तक 16 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी कर चुके थे। ठीक है, जो आपका टारगेट था उसको कवर कर लिया था। अब हमारी अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना आपकी कब से स्टार्ट होती है, तो आपको याद रखना है प्रारंभ होता है इसका जनवरी 2015 से। हम आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देते हैं, जितनी भी आपकी योजना हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम जो आपकी मतलब जो पिछली योजनाएं रही हैं पुरानी योजनाओं को भी कवर करेंगे, और जो हमारी करंट में जितनी योजनाएं आई हैं हम इन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि हमें करंट के लिए अलग से योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी, है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो आपको याद रखना है जनवरी 2015 से। इसकी हमें ज़रूरत क्या हुई, क्या उद्देश्य है, तो इस योजना का उद्देश्य था भारत में बालिकाओं के कल्याण को क्या करना था, बढ़ावा देना था। प्रावधान इसमें क्या रखा गया, देखिए आपको सभी योजनाओं की डेट और जो उनका एम है, उद्देश्य, उसको तो बहुत अच्छे से याद करना ही, साथ ही साथ नोडल एजेंसी, क्योंकि इससे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस उद्देश्य से इसको लाया गया, इसकी मतलब प्रारंभ डेट क्या है, किस विभाग के तहत, किसके सहयोग से, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, इन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप करके एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, प्रावधान की अगर हम बात करें तो इसमें प्रावधान क्या रखा गया, माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक मतलब जो आपके कानूनी अभिभावक से मतलब है जो आपके पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लड़कियों को गोद लेते हैं, बच्चियों को क्या करते हैं, गोद लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कानूनी अभिभावक। तो 10 वर्ष से कम आयु की 2 बालिकाओं के लिए जमा खाता खोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर जुड़वा बालिकाएं हुई हैं तो 3 बालिकाओं के मामले में यह योजना 3 खाते खोलने की सुविधा प्रदान करती है। आपको याद रखना है, समझ के
है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, खाता खुलवाती है। इसमें जो 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं होती हैं, जिनकी सिर्फ 2 बालिकाएं हो या जो जुड़वा बालिकाएं तो एक साथ 3 खाते इसमें खोल सकती हैं, आपको याद रखना है। अगर अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसमें न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि कितनी होती है, तो आपको याद रखना है न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि 250 रुपये से, मतलब सिर्फ 250 रुपये से आप अपनी बालिका के नाम से क्या कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें अधिकतम वार्षिक सीमा कितनी है, 1.5 लाख रुपए। इसमें आप अधिकतम वार्षिक सीमा आपको याद रखना है 1.5 लाख रुपए। जैसे आपका खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे हो जाते हैं या खाता धारक के विवाह पर जो भी पहले हो, या जैसे 21 वर्ष की आयु पहले हो पूरी हो जाती है, या उसका विवाह जो भी हमने कल कानून आपको बताया था अधिनियम, उसके तहत अगर वो योग्य होती है विवाह के लिए, तो बाल विवाह के लिए होगी तो नहीं दिया जाएगा, है ना, आपको याद रखना है। वो योग्य होती है उसके अंतर्गत आती है तभी, ठीक है। तब अधिकतम 15 वर्षों के लिए जमा किया जा सकता है पहले हो, या अधिकतम इसको कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए इसको जमा कर सकते हैं। वर्तमान ब्याज इसमें क्या दिया जाता है, तो आपको इसमें देखना है वर्तमान जो ब्याज दर है वो आपको याद रखनी है 7.6% वार्षिक दर। अगर एग्जामिनर का मूड हो गया, उसने सीधे सीधे पूछ लिया सुकन्या, उसने सीधे सीधे आपका पूछ लिया जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें किस ब्याज की दर से, इसकी ब्याज की दर क्या होती है, तो आपको याद रखना है 7.6% इसकी क्या होती है, ब्याज की दर होती है। अब हम बात करते हैं महिला ई हार्ट योजना। क्या, महिला ई हार्ट योजना। तो महिला ई हार्ट जो आपकी ई हार्ट योजना है, इसका प्रारंभ कब किया गया, तो आपको याद रखना है मार्च 2018 में किया गया। किस उद्देश्य से, तो जो हमारी महिला उद्यमी थी, जो हमारी महिला उद्यमी थी, इनको सीधे खरीदारों को बेचने के लिए एक वेब आधारित विपणन मंच प्रदान करके उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। मतलब जो हमारी विमेन क्या थी, विमेन बिजनेसमैन थी, उनको सीधे क्या करना था, उन्हें खरीदारों को सीधे वो बेच सके, उसी के लिए ने एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया। आपको याद रखना महिला ई हार्ट योजना। इसकी विशेषता क्या है, महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। विधाएं इस मंच पर प्रस्तुत हो सकती, यानी जो भी आपकी महिलाओं के अंदर कोई भी एक ऐसी क्षमता है, रचनात्मक क्षमता है, वो यहाँ पर क्या कर सकती हैं, उनकी सभी विधाओं को इस मंच पर प्रस्तुत कर सकती हैं। यह उन सभी के लिए मंच है। यह डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, महिला ई हार्ट योजना जो आपकी नई योजना है ये किसका हिस्सा है, उनने ऑप्शन दे दिया, तो आपको याद रखना है डिजिटल इंडिया का हिस्सा और स्टैंड अप इंडिया के रूप में पूरे देश भर में महिलाओं के लिए पहल की गई है। आपको याद रखना है महिला ई हार्ट योजना किसके अंतर्गत है आती है, किसकी एक पहल है महिलाओं के लिए, तो आपको याद रखना है डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। खरीदार और विक्रेता की सुविधा के लिए उत्पाद की तस्वीरें, विवरण, लागत और निर्माता के पते के साथ मोबाइल नंबर भी ई हार्ट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसे बेचना चाहते हैं तो आपको उसकी क्या करना है, फोटो इस पर अपलोड करनी है, उसकी सारी जानकारी लिखनी है, इसकी मतलब क्या लागत है, कितनी धनराशि इसके लिए आपको देनी पड़ेगी, मतलब आपको जो खरीदार हैं वो आपको देंगे, ये आपको नहीं देनी, इसकी बात नहीं हो रही, तो उसका मूल्य आपको इसमें लिखना है। निर्माता के जो पते के साथ, यानी जहाँ से ये लेना है तो वो उसका मोबाइल नंबर इस पोर्टल पर आपको याद रखना है प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है इससे संबंधित, इसमें विक्रेताओं को खरीदार से सीधे भुगतान प्राप्त होगा, यानी इस योजना के तहत जो भी आपका प्रोडक्ट खरीदता है उससे सीधा सीधा क्या होगा, आपके ही खाते में राशि जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है उत्पादों की श्रेणी में किस किस चीज़ों को इसमें शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है शॉल, जो हमारी महिलाओं के द्वारा शॉल बनाए जाते हैं, साड़ियाँ बनाई जाती हैं, या इस फैब्रिक सजावट का सामान, या जो फैब्रिक होती है, फैब्रिक से जो सजावट का सामान बनता है, वो कालीन हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, पुरुषों महिलाओं एवं बच्चों के कपड़े हो गए, मोमबत्तियाँ और लिनेन आदि इसमें शामिल किए गए हैं। आपको याद रखना ये सभी प्रोडक्ट आपकी ई हार्ट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना ई हार्ट योजना के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम अपनी अगली योजना देखते हैं। अगली योजना हमारी प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। तो इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो आपको याद रखना है 22 नवंबर 2017 को। कब,
22 नवंबर 2017 को किस उद्देश्य के साथ? तो आपको याद रखना है, भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ये योजना हमारी किसके लिए आई है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। तो आपको याद रखना है, हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए आई है। किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं के लिए। इन महिलाओं को क्या करना है? हमारी गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है? इनको क्या करना है? इनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना आपको याद रखना है लागू की गई है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान रखे गए हैं? अगर हम प्रावधान की बात करें तो आपको याद रखना है, कॉलेज छात्र स्वयं सेवकों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी, विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के साथ साथ ब्लॉक स्तर की पहल के रूप में सामाजिक मुद्दों के ये रूप में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जो आपके कॉलेज के में ये जो ग्रुप बनाया जाता है, उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, उसकी उन सभी की भागीदारी करके वो लोग क्या करते हैं? सरकारी योजनाओं के साथ साथ कार्यक्रमों के साथ ब्लॉक स्तर पर क्या करते हैं? इन सभी को हेल्प करते हैं और उसमें क्या करते हैं? जो इनकी हिस्सेदारी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस मंत्रालय के तहत इसको लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के तहत? तो आपको याद रखना है, इसका नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपको इसके लिए याद रखना है। अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, ठीक है। इसका प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2011 से इसको प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें किस उद्देश्य से, तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, महिलाओं का जो आर्थिक सशक्तिकरण है उसको सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन को लाया गया है। अगर हम और उद्देश्य देखें कि क्या और इसके अतिरिक्त उद्देश्य है, तो यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उत्तरोत्तर समाप्त हो जाए, उसके लिए, मतलब महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देकर महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, शिक्षा पर जोर देना, ठीक है, जिससे हमारी सामाजिक सशक्तिकरण हो। किनका? हमारी महिलाओं का। आपको याद रखना है, भाग लेने वाले मंत्रालयों, संस्थानों, संगठनों के कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रक्रिया की लैंगिक मुख्य धारा की निगरानी करना ही हमारी इस योजना का क्या उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लाभ की मांग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन के साथ साथ वकालत गतिविधियां शुरू करना और यदि आवश्यक तो उनकी पूर्ति के लिए पंचायतों की भागीदारी के साथ जिला, तहसील और गांव स्तर पर संरचनाएं बनाए रखना। देखिए, जो हमारी क्लास है ये प्री और मेंस दोनों के लिए काम आने वाली है। आप चाहें तो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आप नोट्स बनाते चलिए। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है श्री एकेडमी 731, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए, इसमें हम देखते हैं विशेषताएं किसके तहत आया। तो आपको याद रखना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, ठीक है। अगली क्या है हमारी? मिशन शक्ति। आपको क्या याद रखना है? मिशन शक्ति है हमारी अगली योजना, ठीक है, मिशन शक्ति। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2022 से इसको प्रारंभ किया गया। उद्देश्य तो हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं संकटग्रस्त जो हमारी महिलाएं हैं, इनको तत्काल और व्यापक निरंतर देखभाल, समर्थन और सहायता प्रदान करना। मतलब जो भी हमारी हिंसा का शिकार हुई हैं महिलाएं, जो भी हमारी महिलाएं संकटग्रस्त हैं, उनको तुरंत, तत्काल, व्यापक, निरंतर देखभाल यानी तुरंत देखभाल देना, साथ ही साथ जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उनकी देखभाल करना, समर्थन करना और सहायता प्रदान करना हमारी मिशन शक्ति क्या है, हमारी इसका उद्देश्य है। आपको याद रखना है, ठीक है। सहायता, इसके अतिरिक्त क्या उद्देश्य है? सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं और अपराध तथा हिंसा पीड़ितों को बचाना, उनका संरक्षण करना, साथ ही साथ उनके लिए जो उनका जो होता है उसके लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना। आपको याद रखना है, विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं तक तुरंत पहुँचना, ठीक है। आपको याद रखना है, विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं को उन तक पहुंचाना और उसमें क्या करना? सुधार करना। आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम अपनी देखते हैं अगली योजना।
अच्छा, अभी इसी में है, जो हमारी दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से उनकी लड़ने के लिए, ठीक है, वो जिससे उनसे लड़ सकें, और लैंगिक समानता आदि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना एवं कार्यक्रमों के साथ साथ कानूनी प्रावधान के बारे में लोगों को जागरूक करना आपकी इस योजना का उद्देश्य। किस योजना का? मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त प्रावधान की अगर हम बात करें तो इसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है। यानी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं, जिसको जो योजना में मतलब लाभ मिल सकता है, जिसके लिए जो योजना सुटेबल होती है, वैसे तो सभी महिलाओं के लिए, लेकिन जिसके लिए जो होती है उसके तहत इसमें क्या करते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं। आपको याद रखना है। अगली योजना प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता, जिसे हम लोग स्टेप योजना के नाम से भी जानते हैं। आप समझ सकते हैं, हमने पहले कहा था कि हम इसमें नई पुरानी सभी योजनाओं को शामिल करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1986 से 87 में, यानी 1986 से 87 में इसको प्रारंभ किया गया था। किस उद्देश्य से? ऐसे कौशल प्रदान करना जो महिलाओं को रोजगार प्रदान कर सकें, उनकी दक्षता और कौशल प्रदान करें जो महिलाओं को स्वरोजगार उद्यमी बनने में सक्षम बनाए। यानी सीधी सी बात है, इस योजना के तहत उनका स्किल डेवलपमेंट करना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं सहित देश भर में 16 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाने। यानी जो भी आपकी महिलाएं 16 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुकी हैं या उससे अधिक आयु जो उनकी हो चुकी है, उन सभी को इसमें लाभ मिल सकता है। प्रावधान इसके लिए क्या रखे गए हैं? तो इस योजना के तहत संस्थानों और संगठनों, NGO, जो इधर संगठनों की बात हो रही है, जो हमारे NGO चल रहे हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होता है, जो भी आपके संस्थान है, संगठन है, इनको यानी आपकी NGO वगैरह को प्रशिक्षण जो आपको देती हैं, उनको यहाँ पर मतलब आपको सीधी इधर बात हो रही, NGO को अनुदान प्रदान किया जाता है आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। इधर मतलब मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देकर बात कर लेती हूँ, मैं या आप ऐसे उदाहरण देके, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। हमारी या आपकी बात नहीं हो रही होती है, ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना। भाई, वन स्टॉप सेंटर योजना क्या है? इसका प्रारंभ तो आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2015 से इसका प्रारंभ कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2015 से ये प्रभावी है, आपको याद रखना है। किस उद्देश्य से? तो जो हमारी निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता देना, फिर सहायता प्रदान करने के लिए पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। सेवाएं कौन सी इसमें प्रदान करनी है? जैसे कि हमने लिखा है ना, इधर आपको बता दें, निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित, ठीक है, तो कौन सी सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन सी हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, मतलब इन्हें तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव, तुरंत महिलाओं को FIR दर्ज कराने में सहायता। मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो डर की वजह से FIR दर्ज नहीं कराती हैं, तो FIR दर्ज कराकर मुजरिम, जो आपके मुजरिम हैं, उनको क्या करना है, सजा दिलवाना। ठीक है, इसका उद्देश्य कानूनी सहायता एवं परामर्श देना, इनको आश्रय भी प्रदान करना, फिर इनको साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करना, मेडिकल सहायता देना और मनोसामाजिक समर्थन और परामर्श इनको देना। यानी जो इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, तो इनको क्या करना, मेंटल हेल्थ इनकी जो ख़राब हो जाती है, बस उसके लिए इनको समर्थन करना, मनोसामाजिक और समर्थन और जो परामर्श देना, मतलब इनको समझाना। ये सब इस योजना के अंतर्गत आता है। किस योजना के अंतर्गत? वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत। ठीक है, मतलब इनकी मानसिक हेल्प, शारीरिक हेल्प तो सभी करती हैं, लेकिन जो इनकी मानसिक हेल्थ, मतलब जो इनके मानसिक तनाव इनका जो हो जाता है, जो उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो बस उसी सब के लिए इसमें हेल्प करना, इनको परामर्श देना। ठीक है, अगला, इसकी फंडिंग किस योजना के तहत होती है? तो आपको याद रखना है, इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता इससे दी जाती है। यानी जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा निर्भया फंड बनाए गए, उसके तहत हमारी
तो आपको याद रखना है जो हमारी योजना है, कौन सी योजना की हम बात करते हैं, तो आपको याद रखना है वन स्टॉप सेंटर योजना में जो भी आपके हितग्राही होते हैं इनकी जो फंडिंग होती है वो किसके तहत होती है, तो आपको याद रखना है इनकी फंडिंग होती है निर्भया फंड के माध्यम से इनकी फंडिंग होती है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला कोष किसकी हम बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला कोष की अब हम बात करेंगे। इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो आपको याद रखना है 1993 में भारत सरकार के द्वारा इसकी क्या हुई, शुरुआत की गई। अगर अब हम बात करें किस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, तो आपको याद रखना है महिलाओं, हम उद्देश्य की बात कर रहे थे, उद्देश्य तो आपको याद रखना है महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण की जो महिलाएं हैं, असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं, इनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर की स्वायत्त संस्था के रूप में कोष की स्थापना करना इसका क्या था, उद्देश्य था। किसका, राष्ट्रीय महिला कोष का, जिसे 1993 में क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, आपको याद रखना है। इसके कार्य क्या है भाई, इसके जो कोर्स है इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य आपको याद रखना है एकीकृत विकास के लिए सेवाएं प्रदान करना जो वंचित महिलाओं की ज़रूरतों से संबंधित हैं, ताकि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। आपको याद रखना है क्या सक्षम बनाया जा सके, आपको याद रखना है समग्र आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करना जो विनिर्माण और आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो नई वितरण प्रणालियों के विकास और परीक्षण को प्रोत्साहित और समर्थन करता है, आपको याद रखना है। ये हमारी क्या है, कार्य हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली योजना की, तो हमारी अगली योजना है कामकाजी महिला छात्रावास योजना। कामकाजी महिला छात्रावास योजना, इसको कब प्रारंभ किया गया, तो आपको याद रखना है 2017 में केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। किस उद्देश्य से, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमने जितनी योजना पढ़ी सब किसके लिए पढ़ी, ग्रामीण महिलाओं के लिए। मतलब अभी तक हमने सभी योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं को क्या दी, प्राथमिकता दी। लेकिन जो हमारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना है इसका क्या उद्देश्य है, तो शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं, तो इस योजना के माध्यम से हमारा क्या उद्देश्य रहा है हमारी सरकार का, तो आपको याद रखना है इसका उद्देश्य है इसका शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफ़ायती आवास प्रदान करती है। यानी जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, हमारी क्या हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, तो ये आपकी शहरी क्षेत्रों में इनको क्या करना है, एक सुरक्षित, तो उन महिलाओं को सुरक्षित और किफ़ायती आवास प्रदान करती है। ठीक है, प्रावधान क्या रखा गया है, तो कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना इसका प्रावधान है। और यहाँ पर आपको अगला प्रावधान क्या याद रखना है, छात्रावास सुविधाओं के लिए किफ़ायती किराए की दरें सुनिश्चित करना। जो हमारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना है इसमें जो भी छात्रावास की सुविधाएं रहती हैं वो आपको किफ़ायती किराए की दर पर इनको दी जाती हैं, इसको सुनिश्चित करना है। व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, कामकाजी महिलाओं की भलाई और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने वाली महिलाओं के लिए आवास का बोझ कम करना। यानी जो हमारी महिलाएं रोजगार के लिए गांव से आपकी शहरों की तरफ आती हैं, पलायन करती हैं, तो उनके लिए उनको सबसे बड़ी इशू क्या आ जाता है कि हम रहेंगे कहाँ, और रहेंगे तो इतना इतना खर्चा आएगा, ये चीज़ होगी। तो वही उनकी आवास का बोझ कम करने के लिए इस योजना को लाया गया है, कामकाजी महिला छात्रावास योजना 2017 में, आपको याद रखना है। ठीक है, हमारी अगली योजना क्या है, स्वाधार गृह योजना। इसको कब प्रारंभ किया गया, तो आपको याद रखना है 2002 से इसको प्रारंभ किया गया। किस उद्देश्य से, तो निम्न महिलाओं का सशक्तिकरण हेतु, यानी जो उद्देश्य है तो इस देश में इस तरह की महिलाओं को शामिल किया गया है। पहली अगर हम बात करें तो वह महिलाएं जो बेसहारा हैं तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से कितनी है, बहुत ज़्यादा ये कमज़ोर हैं, आर्थिक व सामाजिक रूप से अत्यंत कमज़ोर हैं, घरेलू हिंसा की ये शिकार हुई हैं, साथ ही साथ घरेलू हिंसा की वजह से जिन्होंने अपना घर छोड़ा
आजीविका अथवा जो अपनी आजीविका को अर्जित करने में कैसी हैं, अक्षम है यानी सक्षम नहीं है। मानव तस्करों का शिकार बनी महिलाएं जिन्हें वेश्यावृत्ति अथवा अन्य चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो इस योजना के तहत आती हैं। या एड्स से ग्रसित ऐसी महिला जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, वो इसके तहत आती हैं। साथ ही साथ जेल में कारावास की सज़ा काट रही वे महिलाएं जिनके परिजनों ने उनका क्या कर दिया, त्याग कर दिया, वो इसमें शामिल होंगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण आए संकटों का शिकार बनी महिलाएं, ये सभी महिलाएं हमारी किसमें, स्वाधार योजना में क्या है, स्वाधार गृह योजना में शामिल होंगी। इन सभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2002 से हमारी सरकार के द्वारा योजना लाई गई, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रावधान, क्या प्रावधान है, तो इन सभी जो हमने महिलाओं की बात की है, तो इन सभी पात्र महिलाओं हेतु आश्रम, भोजन, वस्त्र आदि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और पुनर्वास करना है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अपनी अगली योजना, स्वयं सिद्धा योजना। स्वयं सिद्धा योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो आपको याद रखना 1995 से इसका प्रारंभ किया गया। देश के 238 ब्लॉकों में देखो जब इसका प्रारंभ किया था यानी 1995 में सिर्फ देश के 238 ब्लॉकों में इसको प्रारंभ किया था, लेकिन 2001 के बाद से ये पूरे देश में लागू हो चुकी है, पूरे देश में इसका प्रारंभ हो चुका है। किस उद्देश्य से, तो प्रशिक्षण के द्वारा महिला सशक्तिकरण, एक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे महिला का क्या किया जाता है, सशक्तिकरण किया जाता है। आपको याद रखना प्रावधान क्या है, तो महिलाओं के स्व सहायता समूह का गठन करना, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी महिलाओं का स्व सहायता समूह का एक गठन करना, फिर उनको आर्थिक रूप से क्या करना है, उन्हें सक्षम बनाना है, इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। विशेष आपको इसमें क्या फैक्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, तो 1995 में इस योजना का प्रारंभ इंदिरा महिला योजना के नाम से किया गया था। देखिए जब 1995 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था तो आपको याद रखना है किस नाम से, इंदिरा महिला योजना के नाम से। मतलब जो आपकी योजना है स्वयं सिद्धा योजना, इसको बाद में इसका नाम स्वयं सिद्धा योजना पड़ा। पहले इस योजना को किस नाम से जानते थे, तो आपको याद रखना है इंदिरा महिला योजना से नाम से जानते थे। वह कौन सी योजना है जिसे इंदिरा महिला योजना के नाम से जाना जाता है, या इंदिरा महिला योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है स्वयं सिद्धा योजना, ठीक है। चलिए अगली हम देखते हैं बालिका समृद्धि योजना। अगली योजना है हमारी बालिका समृद्धि योजना, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1997 को की गई। आपको याद रखना उद्देश्य जन्म के समय लड़की के प्रति, उसकी माँ के प्रति नकारात्मक पारिवारिक और सामुदायिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए बालिका समृद्धि योजना लाई गई। मतलब अभी तो काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन जो हम अपनी पिछले वर्षों में देखें या पहले क्या था, लड़की के जन्म को लेकर एक अपनी हीन भावना बैठी थी हमारे समाज में, क्योंकि उनको बेटा चाहिए होता था, बेटी नहीं चाहिए होती थी। तो वही जन्म के समय लड़की के प्रति या और उसकी माँ के प्रति जो भी नेगेटिविटी रहती थी परिवार के माध्यम से या सामुदायिक दृष्टिकोण जो था उसको बदलना था। स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और ठहराव में सुधार करना बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य है। जो आपकी स्कूल में बालिकाओं के क्या होता था, नामांकन तो हो जाता था लेकिन वो वहाँ पर नहीं ठहरती थी, ठहरने से मतलब वो पढ़ने नहीं जा पाती थी, तो उसमें सुधार करना। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना, यानी उम्र बढ़ाना, पहले क्या था बाल विवाह हो जाया करता था, तो उसी की एक क्या की है, एक सीमा निश्चित की, एक उम्र निश्चित कर दी है कि इस उम्र से ही लड़कियों के विवाह होंगे। आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने में लड़की की सहायता करना। अगर कोई लड़की आय सृजन करना चाहती है तो उसमें भी क्या करना, सहायता करना, आपकी बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत आता। आपको याद रखना प्रावधान की अगर हम बात करें तो हमारे बीपीएल परिवारों को परिवार में अभी प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म के बाद 500 की अनुदान राशि प्रदान करना, यानी जो हमारे बीपीएल परिवार धारक होते हैं उनकी अगर पहली 2 बालिकाएं होती हैं तो उनको 500 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है बालिका समृद्धि योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 1997 में हो गई थी। आज की हमारी लास्ट योजना है स्वावलंबन योजना। ये क्या है, जो आपकी स्वावलंबन योजना है जिसे वर्तमान में अटल पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, वह कौन सी योजना है जिसे अटल पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है स्वावलंबन योजना, जिसका प्रारंभ 3 मई 2015 को हुआ था। प्रारंभ 3 मई 2015, ठीक है, मतलब
किस नाम से जानना? अटल पेंशन योजना के नाम से जानना। 3 मई 2015 से इसका नाम अटल पेंशन योजना पड़ा, लेकिन इसका प्रारंभ तो आपको याद रखना है, इसका प्रारंभ 1982-83 से इसका प्रारंभ हो चुका था। किस उद्देश्य से? तो महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण देना, उनको कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें टिकाऊ, स्थिर, यानी टिकाऊ आपको याद रखना है, मैं हमेशा टिकाऊ के लिए आपको 2 वर्ड यूज करती हूँ, एक तो टिकाऊ, एक स्थिर आपको याद रखना है। स्थिर आधार पर रोजगार देना या स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु इनकी सहायता करना हमारी स्वावलंबन योजना का क्या है? उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की साथ मतलब मध्य प्रदेश की तो हमने कल योजनाएं देखी थी, जिसमें आज हमने केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित सभी योजनाओं को कवर कर लिया है, जो कि आपके सभी टॉपिक पर काम आने वाली हैं। मतलब हमने जो योजनाएं पढ़ी हैं वो आपकी जो MPPSC का सिलेबस है, साथ ही साथ जो हमारी अन्य एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हम बात करते हैं MPPSC, व्यापम, UPSC, SSC, बैंक, रेलवे और जो भी आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए आपको काम आने वाली है हमारी ये क्लास। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम अपनी कल की क्लास में किसी अन्य टॉपिक के लिए योजनाएं पढ़ेंगे। शायद कल की क्लास में आपको अनुसूचित जाति के लिए, जो हमारी सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए योजनाएं लाई गई हैं, हम उनको कल की क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं और इसी तरह से आप क्लासेस चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका शेयर करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को हो जाएगा जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। वो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, जिससे सभी लोग इस क्लास से जुड़ सकें। साथ ही साथ हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है, हमारा जो छोटा सा इनिशिएटिव है वो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्यारे प्यारे से अपने कॉमेंट करिए। ठीक है, चलिए तो फिर अब मिलते हैं हम आपको अपनी कल की क्लास में। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।